जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक लाइट, जिससे कि आप पूरा फिजिक्स फॉर एनडीए एंड सीडीएस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर लाइट आराम से पढ़ लेंगे और आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड। तो ये मान लीजिए कोई भी सरफेस है, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। लाइट रे ऐसे आई, अगर रिफ्लेक्शन भी है तो यहां नॉर्मल रे बनेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये यहां से चला गया। तो ये तो सीधी बात है कि रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो इसका आंसर हुआ एंगल ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इस तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्रैक्टेड रे होता तो ये अंदर इस तरीके से या इस तरीके से चली जाती, तो जैसा भी होता, लेकिन इंसिडेंस तो इंसिडेंस ही है, वो तो सेम ही रहता। तो इसका आंसर रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है? ए ऑप्शन दिया वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। प्लेन मिरर मतलब कौन सा मिरर? जो रोज सुबह मैं और आप अपना चेहरा चमकाने के लिए देखते हैं। तो इसमें है ऑप्शन आपके पास वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एट द। तो ये तो सीधी बात है कि एनलार्ज नहीं है, एनलार्ज तो नहीं है, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। आपके पास फिर बचा क्या? ये ऑप्शन नंबर बी, डी बोला मोर देन वन ऑफ द अबोव। तो जब दो ही गलत हो गए तो ये भी नहीं होगा। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्चुअल होता है, 100% वर्चुअल होता है, स्क्रीन पे आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। बिहाइंड द मिरर होता है करेक्ट, और सेम साइज का होता है। तो वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर से अगर कंफ्यूज भी हो जाए तो भी मुझे ये पता है कि सेम साइज का ही होता है ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज में ही होती है। तो इसका आंसर ये रहा, ऑब्जेक्ट इमेज इस तरीके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के फ्रंट में 0.25 मीटर पर है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? मान लीजिए ये मिरर है मेरा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस जो है ये 0.25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। ये प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की खासियत है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा, तो 0.25 प्लस 0.25, तो आंसर रहा 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर रहा 0.5 मीटर। हालांकि क्वेश्चन मैं एक तरफ से करवाते जा रहा हूं, आप क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आंसर चेक करिए वीडियो प्ले करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, in the case of a concave mirror, if an object is kept between principal focus F and pole P of the mirror, then which one of the following statements about the image is not correct? तो कनकेव मिरर में जब फोकस और पोल के बीच में होता है तब ये तो सीधी सी बात है कि वही एक इकलौती इमेज बनती है सारे केसेस में जो इरेक्ट इमेज बनती है। तो वो वर्चुअल होती है, सीधी बात है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट साथ में चलता है, रियल एंड इन्वर्टेड साथ में चलता है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड। इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड, तो ये करेक्ट बात है। कौन सा रॉन्ग है वो पूछा है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये रॉन्ग है। इमेज विल बी इरेक्ट, ये भी करेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट साथ में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ऐसा नहीं होता है। ये वाले केस में बिहाइंड द मिरर बनता है फॉर श्योर, सेम साइड ऑफ द मिरर बाकी सारे केसेस में इमेजेस बनती है फॉर कॉन्केव मिरर, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनता है अगर आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आओ। यहां ए बी कहां है? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो एट इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ी चलाते वक्त जिस, जो आपके जैसे ये चला रहे हैं आप, यहां बगल में एक मिरर रहता है जिससे आप पीछे देख सकते हैं पीछे कौन सी गाड़ियां आ रही है। तो वो किस टाइप का मिरर है? कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है इट इज अ कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर का क्या खासियत है कि वो इमेजेस छोटी बनाता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें कैसा रहता है कि जो पूरा, अगर वो छोटी बना रहा है तो मेरा जो स्कोप ऑफ एरिया है वो बहुत बढ़ गया।
मेरा जो स्कोप ऑफ एरिया है वो बहुत बढ़ गया, तो अल्टीमेटली फिर मेरा कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो इसका आंसर कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, क्योंकि रियर व्यू मिरर में वही यूज होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ पॉजिटिव एंड लेस देन वन वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन सजेस्ट? पॉजिटिव वैल्यू हो और मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन वन हो, तो मैग्निफिकेशन बाय फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये लेस देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि एच डैश इज लेस देन एच। इसका मतलब इमेज का जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब इमेज इज कमिंग डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब ऑफ अ स्मॉलर हाइट, एनलार्ज मतलब ऑफ अ लार्जर हाइट। तो इसका आंसर या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। ठीक है, अगला क्या पूछा है? इरेक्ट इमेज होगा या इन्वर्टेड इमेज होगा? देखिए, अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब दोनों ही हाइट्स, अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है। वो क्या है? इन्वर्टेड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी वो ना, वो तो हमें, वो तो कभी आप, हाँ, आप उल्टा रखे तो वो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कार्टिशियन वो जो जो आपका साइन कन्वेंशन है वो भी फिर बदलेगा। लेकिन एज सच हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव मानते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव ही मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है। इसका मतलब वो साइन कन्वेंशन की वजह से वो नेगेटिव वाई एक्सिस में हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो अगर नीचे मेजर कर रहे हैं तो फॉर श्योर है कि वो इन्वर्टेड है। अगर ऊपर मेजर कर रहे होते एक्सिस के, ये आपका साइन कन्वेंशन रहा, अगर ऊपर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव रहेगा। तो अगर इन्वर्टेड बन रही है तो इसका मतलब श्योर है कि नेगेटिव था, मतलब नीचे बन रही थी, और पॉजिटिव मतलब दैट मींस इट इज इरेक्ट। तो इसका आंसर हो गया डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज। पॉजिटिव वैल्यू गोज फॉर इरेक्ट और लेस देन वन वैल्यू गोज फॉर डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए आगे। स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर f मे बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर व्हेन? कब प्लेन मिरर पे जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आप लगा सकते हो। ये आप कब लगा सकते हो? तो ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका, तो आपको सीधी सी बात है, आपको फोकल लेंथ का देखना पड़ेगा कि प्लेन मिरर में फोकल लेंथ कितना जाता है। तो प्लेन मिरर को मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये उस स्पीयर का पार्ट है, वो स्पीयर इतना बड़ा है कि उसका एक सरफेस ऐसे वर्टिकल सीधा हो गया। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आया वो बहुत दूर होगा, वो बहुत दूर होगा, इस स्पीयर का सेंटर बहुत दूर होगा। तभी या इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर, ये इतना बड़ा हो गया कि जो सरफेस है उसका अगर मैं स्मॉल एक पोर्शन लूं, एक मिरर के फॉर्म में एक पोर्शन लूं, तो वो बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो बिल्कुल प्लेन मिरर बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको मैं इन्फानाइट मान सकता हूं, और इसी के लिए फोकल लेंथ भी मेरा इन्फानाइट होगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ गोस टू इंफिनिटी। फोकल लेंथ बेसिकली क्या है? इस डिस्टेंस का आधा। जब इसी को इन्फानाइट माना है आपने तो वो भी इन्फानाइट होगा। ध्यान रखिए, इन्फानाइट इज जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। यहां ऐसा नहीं होता है कि इन्फानाइट मतलब ब्रह्मांड के कहीं दूसरे कोने में जहां तक हम मेजर नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं होता है। मान लीजिए 0.02 सेंटीमीटर के सामने 2 मीटर कितना है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में ये इन्फानाइट हो गया। ठीक है, तो वैसा पर्सपेक्टिव का खेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इट गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, फोकल लेंथ विल गो टू इंफिनिटी। प्लेन मिरर के कंटेक्स्ट में आप फोकल लेंथ को इंफिनिटी पे मानेंगे। ठीक है, चलिए। सीता 1.5 मीटर हाई स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर इमेज फुल्ली? तो सीता की अपनी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, अच्छा, मैं प्लेन मिरर कितना हाइट का रखूं कि ये पूरा अपना इमेज देख सके, मतलब पूरा अपना फुल बॉडी ये देख सके उस मिरर पे। ठीक है,
मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर इमेज फुल्ली। तो ये सीधी सी बात है, देखिए इस पॉइंट से हेड के एकदम टॉप पे से आप अगर यहां पर देखो तो यहां से लाइट रे आएगी, ठीक है। यहां एक एंगल बनता ही है ऑन द नॉर्मल, ठीक है। ये सीता एंड दिस इज द प्लेन मिरर दैट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। यहां एक एंगल ऑफ ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है ये दोनों बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, ओके। और इसके अलावा ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्मल है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आरएचएस लगेगा क्या, ये कौन सा लगा है इसमें, एएस है मान लो। वैसे तो दो साइड ये आप मान रहे हैं उनके बीच का, ठीक है, 90 डिग्री ये वाला एंगल ले लो, ठीक है। मतलब आप प्रूफ कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स जो है ये बराबर होंगी, और ये एग्जैक्टली अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली इसके आधे के बराबर होगा टोटल। तो इस कॉन्ग्रुएंस के तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है तो एग्जैक्टली आधी हाइट का प्लेन मिरर मुझे पूरी इमेज दिखा देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल दैट इज 1.5 मीटर्स, हाफ दैट इज 0.75 मीटर, इसका आंसर होगा क्योंकि एग्जैक्टली आधे से वो इस तरीके से बनकर आ जाएगा और आपके पास इमेज पूरी की पूरी फुल बॉडी का आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 0.75 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, the image moves towards the focus when the object moves towards the mirror, depending on the position of the object with respect to the mirror the image can be inverted and real, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में पूछा है, आप सीधा ही ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है, सीधी इमेज ही बनाता है। आप रियर व्यू मिरर देख लीजिए, हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन में, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी की इमेज उल्टी बनी हो, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। तो ये सीधी बात है कि सीधा करेक्ट बोला तो सीधा ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक मार सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, देखिए पोजीशन, दो पोजीशंस पर इसका रहता है, साइज बहुत ही छोटा बनता है और इसी की वजह से बहुत छोटे मिरर पे बहुत सारा आप देख सकते हो क्योंकि इमेज बहुत छोटी बनती है तो एरिया जो वो कवर करता है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, और इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। अगला चलते हैं, अगर डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पे आता है। अच्छा, इससे पहले जितने क्वेश्चन किए हमने सब रिफ्लेक्शन के थे, अब हम रिफ्रैक्शन पे मूव कर रहे हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वॉल्वमेंट है और बाकी चीजें को भी कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में आ रहा है, आपको पूछा है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि नीचे डेंस मीडियम है, यहां से लाइट रे आई, ये आपका नॉर्मल है, तो यहां से ये ऐसे जा सकता है या फिर ये इस तरीके से जा सकता है या इस तरीके से जा सकता है। अगर यहां डेंस है, डेंस से आ रहा है और रेयर में जा रहा है, तो डेंस टू रेयर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कमी होती है तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा पूरा। तो आप देख ही से पा रहे हैं कि जो आर है वो बड़ा है आई से, तो कौन सा बड़ा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर उल्टा होता कि रेयर से डेंस जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये देखिए, आर इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। चलिए, इफ अ लाइट रे पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा ये भी वैसा ही है बिल्कुल। ग्लास इनटू एयर मतलब ग्लास इज मोर डेंस क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 3/2 होती है, ठीक है, मतलब अराउंड 1.5, और एयर की हम मान के चलते हैं कि एब्सोल्युटली दैट इज इन 1, ठीक है।
तो अगर ये भी डेंस टू रेयर जा रहा है, तो अभी हमने जो इमेज देखी थी उसमें क्या हो रहा था, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था, तो इसका आंसर भी होगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है दो स्पीड्स का। तो किसी मीडियम का अगर निकालना है तो एयर के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया वो आप मेजर कर लीजिए और उसका रेशियो ले लीजिए कि एयर में लाइट की स्पीड क्या है, दैट इज सी, डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, ये उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और एक रिलेटिव होता है, उसमें क्या करते हैं हम, किसी, अभी जरूरी तो नहीं कि हर बार हवा से ही आएगी लाइट रे, मान लीजिए ग्लास से एयर में घुसा, तो वहां उस केस में फिर रिलेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये यहां पर हालांकि एकदम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम पे डिफाइंड होता है, लेकिन हम एयर की भी मान सकते हैं क्योंकि एयर और वैक्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, अच्छा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ओके, तो इट विल बी द, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, two media are denoted by n1 and n2 and the velocity of light in these two media are respectively v1 and v2। अच्छा, n2 by n1 आपको दिया हुआ है, दिस इज 1.5, मुझे v1 और v2 के बीच में रिलेशन पूछा है कि वो इसके कितने के बराबर होगा। अच्छा, n2 को मैं लिख सकता हूं c by v2 और n1 को मैं लिख सकता हूं c by v1। ठीक है, तो इसको ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 by v2 कैसे होगा, n2 बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसको मैं स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। फिर इसी तरह से मीडियम 1 के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो ये हो जाएगा v1 by v2 इक्वल टू 1.5, v1 इज इक्वल टू 1.5 इनटू v1, सो v1 इज 1.5 टाइम्स v2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, v1 इज 1.5 टाइम्स v2। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट। कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसा रहेगा, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए ध्यान रखिए, स्पीड्स का रेशियो है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इट कैन हैव जीरो वैल्यू, तो जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दो एक 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 फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर को जीरो। ठीक है, इट इज यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल्स, सब मटेरियल के लिए यूनिटी है क्या, नहीं, यूनिटी तभी होगा जब लाइट की स्पीड में चेंज नहीं आएगा, और लाइट की स्पीड में तो चेंज आएगा अगर कोई भी मीडियम आ गया बीच में, तो एयर के। अच्छा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि वन से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि वन के बराबर तभी होगा जब एयर है, अगर एयर नहीं है और एयर के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी लेस देन वन। क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, सी बाय वी, एंड सी बाय वी इज ऑलवेज, सिंस वी नो दैट सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, सी बाय वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये रहा, v1 इज 1.5 टाइम्स v2। ठीक है, वो उसी का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि स्पीड्स का रेशियो है, इट इज जस्ट स्पीड बाय स्पीड, तो आंसर हो जाएगा नो यूनिट्स। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, कौन सा एक ऐसा मटेरियल है इनमें से जो लेंस बनाने, मतलब जो जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसके थ्रू लेंस होता है और बाउंडेड रहता है वो। ठीक है, तो ग्लास, वाटर, क्ले या प्लास्टिक, तो ग्लास से भी लाइट पास हो सकती है, वाटर से भी पास हो सकती है, प्लास्टिक से भी पास हो सकती है, क्ले से नहीं होगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया क्ले। ठीक है, आगे चले। मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, मिराज किस चीज का इलस्ट्रेशन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल। तो इसका आंसर होगा, मैं अभी इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि इट्स आंसर इज बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, वेरिंग डेंसिटीज की वजह से बार बार लाइट रे हर एक लेयर एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्ट होती गई। ठीक है,
नीचे रेयरर मीडियम होता गया तो वो रिफ्रैक्ट होता गया, और एक पॉइंट पे ऐसा बना जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, तो उस केस में कौन सा फिनोमिना खेल में आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते ही वो अपने आप अपने ही मीडियम में वापस बेंड हो गया और फिर हमारी आंखों तक आया। तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है और मेनली जो हर एक लेयर पे हो रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी है। तो इसका आंसर हुआ बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़े। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का अगर कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? तो पावर इज बेसिकली 1/f, लेकिन f जो होता है वो मीटर में होना चाहिए। तो अगर सेंटीमीटर की बात करें तो ये हो जाता है 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/25। और फोकल लेंथ का ही पॉजिटिव नेगेटिव से पावर का भी पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। यहां पॉजिटिव है +25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये +4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया +4 डायोप्टर। ठीक है, आंसर इसी में ही मार्क था। चलिए कोई नहीं, लेकिन आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि 100/f कैसे आया और फिर +4 डायोप्टर कैसे आया। ठीक है, अच्छा ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर, विच लेंस इज दिस? तो उसी सेम कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक का क्वेश्चन है कि पावर दिया हुआ है -4.0 डायोप्टर, आपको पूछा ये कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स, कनकेव, बोथ या नन ऑफ द अबव? कौन सा लेंस होगा ये? तो देखिए, आप नेगेटिव साइन से पता करिए कि ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? कनकेव लेंस का। ठीक है, अभी इमेज में पता चल जाएगा आपको। तो इसका आंसर रहा कनकेव लेंस। ठीक है, ये देखिए कनकेव लेंस के लिए, ठीक है, दोनों तरफ कन्वेक्स मिरर, तो उससे कन्वेक्स कनकेव लेंस बनता है। और दोनों तरफ अगर कन्वेक्स मिरर है तो उससे कन्वेक्स लेंस बनता है। दोनों तरफ अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव लेंस बनता है। ठीक है, तो दो मिरर और फिर बीच में वो उस तरीके से। ठीक है, तो कन्वेक्स कनकेव बोथ है ना, तो आप इमेज से पता कर पा रहे हैं कि इस लेंस के लेफ्ट साइड में फोकल पॉइंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया नेगेटिव साइन की वजह से। मैंने बताया आपको कि फोकल लेंथ इसका मतलब नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव लेंस का, तो आंसर हुआ कनकेव। ठीक है, आगे बढ़े। सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल आफ्टर इट सेट्स। तो जब उगता है सूरज तो थोड़ा जल्दी उगता है, और जब वो सेट होता है तो वो थोड़ा और वक्त लेके सेट होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सीधा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपरेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, अपरेंट शिफ्ट 100% हो रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और वो डायरेक्शन का अपरेंट शिफ्ट नहीं है, वो हमारा जो व्यूइंग है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है कि रिफ्रैक्ट हो के फिर आपकी आंखों में आया, आपने सीधी तरीके से देखा तो उसका पोजीशन दूसरी जगह दिखा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा लेंसेज के बारे में करेक्ट नहीं है? अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, करेक्ट। क्यों? सारे केसेस में रियल बनाता है, सिर्फ एक केस जब फोकस और पोल के बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है ऑन द सेम साइड। हाँ, हाँ, इमेज उस तरीके से बनती है, करेक्ट। अ कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, तो इसमें से ये करेक्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि कनकेव लेंस तो सिर्फ क्या बनाता है? वर्चुअल इमेजेस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो रियल एंड वर्चुअल दोनों के लिए हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वर्चुअल इमेजेस या इरेक्ट इमेजेस ही बनाता है। ठीक है, और बाकी फिर सी और डी आप पढ़े ना तो भी चलेगा। इमेजेस स्मॉलर देन द साइज ऑफ, तो कनकेव लेंस तो हमेशा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, always produces images smaller than the size of object. A convex lens can produce images equal, greater and smaller than the size of, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
ठीक है, ऑप्शन सी और डी जो ऑप्शन है वो साइज के बारे में बोला है और वो करेक्ट है दोनों लेंसेज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट रेस मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ बिकॉज। तो ऑप्टिकल फाइबर किसका एप्लीकेशन है? ये बेसिकली टीआईआर का एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें जब क्रिटिकल एंगल मतलब एक वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाता है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेरा जो लाइट रे है वो अपने ही मीडियम में बेंड होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती। ठीक है, तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अकर एज अ रे मूव्स थ्रू द फाइबर। इस तरीके से होता है, इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार अंदर होगा, अंदर घुसते वक्त रिफ्रैक्ट होकर गया लेकिन अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं तो आई और आर सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टारलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट फ्रॉम द ओशियनिक सरफेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, किसकी वजह से होता है? तो देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे आंखों तक जब वो लाइट रे आती है तब तक, और फिर जब हम देखते हैं उस स्टार को तब हमें वो स्टार की पोजीशन दूसरी जगह दिखती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो चेंज होता रहता है, उसमें वो क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो रिफ्रैक्शन है ये भी बदलता रहेगा। तो बदलने की वजह से एक वेवरिंग सा इफेक्ट आता है स्टार के ऊपर, तो उससे हमें को लगता है कि ये ट्विंकल हो रहा है, कि लाइट रेस कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टार लाइट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। A lens has a power of +2.0 diopter. Which one of the following statements about the lens is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अगर एक लेंस का पावर 2 डायोप्टर है? तो हमने ऑलरेडी लेंस और पावर के बारे में क्वेश्चन किया था, एक बार और इस चीज को देख लेते हैं। 2 डायोप्टर का अगर +2 डायोप्टर का अगर है तो ये तो सीधी बात है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, कि हमने अभी देखा था कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अच्छा, और पावर की वजह से फोकल लेंथ होगा कितना? अगर 2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ हो जाएगा 100 बाय पावर, 100 बाय पावर इज 100 बाय 2, दैट गिव्स मी 50 वॉट सेंटीमीटर। याद रखिए ये 100 तब यूज करना है जब सेंटीमीटर में चाहिए आपको फोकल लेंथ, तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। तो इसका आंसर हो गया लेंस इज कन्वेक्स एंड फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, तो होपफुली इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आसान रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, इट इज बिकॉज ऑफ। किस वजह से एक लेमन अपने साइज से बड़ा दिखता है? तो साइज में डिफरेंस तभी आ सकता है जब रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसी के साथ लाइट आपका रिवाइज हो गया। आगे इसी तरीके से और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, तो जरूर देखिए उन्हें भी। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।